अवस्था अनुकृति नाटकम है, ये कथन किसका है? भरत मुनि का है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। किसने बोला है? ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है? तुलनात्मक प्रणाली में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो रिपीटेड है। और नेक्स्ट है, रचना शिक्षण के लिए प्रवचन प्रविधि को किस विद्यालयी स्तर पर काम में लाया जाता है? तो कहाँ पर लाएंगे? माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। प्रवचन विधि जो होती है, इसको ही हम, आपने जो व्याख्या विधि पढ़ी है ना, उसमें जो मैं कॉमन वाली वीडियो करा रही थी, अगर आपने वो देखी है ना, क्योंकि आपके पास दूसरा सब्जेक्ट भी होगा तो उसके लिए तो आपने कॉमन वाली वीडियो भी देखी होगी। तो प्रवचन विधि जो होती है ना, इसी को ही हम व्याख्या विधि भी बोलते हैं या व्याख्यान विधि, है ना, वो यही ही है। तो प्रवचन विधि जो होती है वो किस विद्यालय स्तर पर लाई जाएगी? माध्यमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो उसका कोई काम ही नहीं है ना, वहां पर बच्चों को समझ ही नहीं आने वाला अगर आप प्रवचन विधि से पढ़ोगे तो। नेक्स्ट है, व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसमें शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण होता है। किसने बोला है? ये तो पणिनि ने बोला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? सारे गुण होना आवश्यक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा सारे के सारे गुणों को, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कौन सा गुण जो है वो, एक मिनट इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहां पे बोल रहे हैं कौन सा, अच्छा ये एक और आगे बढ़ गया क्या? ये है ना, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? शिक्षण के प्रति अरुचि, क्योंकि अगर टीचर में ही अरुचि होगी शिक्षण के प्रति तो बच्चों में भी रुचि नहीं आएगी, और बच्चों में रुचि नहीं आएगी तो बच्चे सीखेंगे क्या? नेक्स्ट, साहित्य अध्यापन का संबंध निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति है? ये सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने की है? जैसे जलता हुआ दीपक होता है वैसे ही शिक्षक भी है, यानी खुद जल करके और दूसरों को प्रकाश देता है जैसे दीपक, वैसे ही टीचर जो होता है वो भी खुद जल करके और जो बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाता है ना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अंतिम लक्ष्य का विकास करना है। किसका विकास करना है? मानवता का विकास, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सहदृश्य काम करता है? तो धुरी के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक का महत्व है, उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है? तो ये कहां पर निहित है? ये है शिक्षा शास्त्र में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? तो एडम्स का है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख विधि का प्रयोग करना जरूरी है? मूल्यांकन विधिका का, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन आ ही गया है, जो आपके 4th यूनिट है ना, क्योंकि मैं उसको कराना ही रही हूँ, तो 4th यूनिट जो है ना वो पूरी की पूरी मूल्यांकन से रिलेटेड है। और मैंने शायद लास्ट में जो हमारी 10वीं या 11वीं वीडियो है वो पूरी की पूरी मूल्यांकन के बारे में ही है ना। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कॉमन पेडागोजी वाली वीडियो है, 10वां पार्ट है वो या 11वां पार्ट है, आप एक बार खोल के देख लीजिएगा। मूल्यांकन का मैंने पूरा का पूरा करवाया हुआ है। तो आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका कॉमर्स है, चाहे वो आपका साइंस है, चाहे वो आपका हिंदी है, चाहे वो आपका इंग्लिश है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर मूल्यांकन ही है आपकी 4th यूनिट। तो 4th यूनिट वाले जितने भी हैं, मतलब 4th यूनिट आपको किसी भी सब्जेक्ट की करनी है, आप ये 11वां या 12वां, और मैं अच्छे से बता दूंगी, है ना, कौन सा, वैसे शायद आप खोल के देख लीजिएगा, वहीं पे मैंने दिया हुआ है, 10वां या 11वां ही वीडियो होगा, उसमें मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि आज हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मूल्यांकन जो है वही आप पढ़ लीजिएगा, आपकी 4th यूनिट वो ही है ना। चाहे आप हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, एसएसटी के हो, किसी के भी हो, सबके लिए 4th यूनिट मूल्यांकन वाली ही रहने वाली है। तो आप 10वीं या 11वीं वीडियो वो पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बढ़िया से, ठीक। नेक्स्ट है, शिक्षक का कर्तव्य बालक का समाजीकरण करना तो है ही, इसके साथ अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं? तो इसके साथ जो अन्य कर्तव्य हैं वो सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली टीचर का काम होता है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, यानी कि सारे के सारे डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है, मौलिक विचारों व भावों की सद्भावना हेतु हिंदी शिक्षण में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? तो मौलिक चिंतन का, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए जिस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर, अच्छा, संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए जिस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो संगणक हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, भौगोलिक स्थिति हमें जाननी है, तो भौगोलिक स्थिति के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? मानचित्र, है ना। जैसे हम भी अभी देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम वहां पे वो देखते हैं ना, मैप लगा के देखते हैं कि यहाँ से कैसे जाना है, यहाँ से कैसे जाना है, तो हम भी मैप लगाते हैं ना, वो मानचित्र ही तो है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण जो है वो कौन कौन से हैं, सारे के सारे हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये किसने बोला है, कॉलिन और हन्ना ने बोला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए तथा ऐतिहासिक स्थलों के विषय में ज्ञान वृद्धि के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त रहेगी, तो कौन सी क्रिया यहाँ पर हमें यहाँ पर बेसिकली उपयुक्त रहेगी। अच्छा ये क्या, विद्यालय में हुए छात्रों के परिवर्तन के संबंध में, ओके ओके है ना। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है, कॉलिन और हन्ना का। अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन है ना, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए ऐतिहासिक स्थलों के ज्ञान वृद्धि के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है, ठीक है। कौन सी क्रिया उपयुक्त होगी, छात्र के स्थलों के विषय में वाद विवाद के अवसर प्रदान करना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छात्र विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसका कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है कि सभी छात्रों के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। नेक्स्ट है, विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, तो छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी, है ना। तो ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण, ठीक है, जो छात्रों का सामाजिक विकास है बेसिकली। तो सामाजिक विकास कैसे होगा, अगर हम ऐतिहासिक स्मारक जो है, ऐतिहासिक स्मारक का मतलब क्या है, जैसे हम लाल किला ले जाएं उनको, है ना, आगरा ले जाएं, तो वो जो ऐतिहासिक स्मारक है उनका अगर हम भ्रमण कराएंगे तो उनका सामाजिक विकास होएगा, ठीक। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहगामी, और ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है इनका मतलब आपको पता ही होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसके बारे में आपने फर्स्ट या सेकंड आपका पेपर था, है ना, सब्जेक्ट था, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ही, है ना। तो नेक्स्ट है, सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थी की निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किन की पूर्ति होती है ना, पाठ्य सहगामी, अच्छा सहगामी क्रियाओं द्वारा तो जो अवकाश का समय होता है उसका सदुपयोग, ठीक। नेक्स्ट है, कुछ छात्र विद्यालय सामाजिक गतिविधि हमेशा आधिकारिक स्वयं का योगदान देते हैं, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है इसका योगदान हो सकता है विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्यिक गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, प्रचार शिक्षक आदि सम्मिलित किए जाते हैं, कहां पर, साहित्यिक गतिविधियों के अंदर, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने देखा ही होगा कवि सम्मेलन वगैरह जो होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, तो सारी की सारी शैक्षिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, ये जो गोष्ठियां है ना, गोष्ठियां को भी हम सेमिनारी बोलते हैं बेसिकली, है ना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता जो है वो क्या है, तो इनमें भाग लेने से विद्यार्थी के अवकाश क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। यानी अगर उनको छुट्टी है बेसिकली, अगर घर पे, जैसे कि अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है, पढ़ाई के अलावा और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, है ना, ड्रामा गाने में पार्टिसिपेट करना, या फिर कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल, खो खो, कुछ भी उन गेम्स में पार्टिसिपेट करना, ये होते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो अगर अवकाश का समय है तो बेड पे ही ना पड़े रहें, ये वाली सारी की सारी चीज कर लें, है ना, ये बेसिकली मतलब होता है इसका, ठीक। ये मैं तुमसे भी बोल रही हूँ। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक वैसे तुम तो अभी काम करने लगी हो तो नहीं, तुमसे नहीं बोल रही। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में सावधानी रखें, क्या सावधानी रखें, ये सभी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाषा प्रयोगशाला एक अनुप्रयोग है, किसका है, नेटवर्क का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला जो है वो उपयोगी है, क्यों है, सभी के लिए, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है, क्या करती है, पाठ्य योजना, है ना, क्योंकि पाठ्य योजना में बेसिकली हम क्या करते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। जैसे समझो कल हमें क्या पाठ पढ़ाना है बच्चों को, उसकी हम पूरी योजना बनाते हैं, है ना, कि जैसे सपोज करो हमें बच्चों को सेल के बारे में पढ़ाना है कल, है ना, कोशिका के बारे में पढ़ाना है ना, सेल मतलब कोशिका, तो हम क्या करेंगे, कोशिका से रिलेटेड हम जो भी बच्चों को समझाने के लिए जो भी टीएलएम हो सकता है, टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे ना मॉडल वगैरह बना सकते हैं बच्चों के लिए सेल का, है ना। हम यहाँ पे जो सेल है उसका और कुछ भी बना सकते हैं, मतलब उसके वीडियोस वगैरह जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे अच्छे से, तो हम उन वहां से कुछ चीजें ले सकते हैं, है ना, और सेल का बढ़िया सा एक डायग्राम जो भी पड़ा हुआ है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गए, और इसको फिर है ना हम क्रम से लगाएंगे कि हमें सबसे पहले ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे। बच्चे अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम उनको किस तरीके से बताएं ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सारी की सारी होती है पाठ्य योजना, है ना, यानी कल आप जो भी पढ़ाने वाले हो उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लो कि हम कैसे करके बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, पाठ्य योजना भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाठ्य योजना के अंदर एक और चीज होती है, पाठ्य योजना जो है उसके एक हर्बर्ट करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पंचपदीय प्रणाली दी है पाठ्य योजना की, कि 5
स्टेप्स को यूज करके आप पाठ योजना बना सकते हैं, है ना। तो वो आप याद रखिएगा कि पंचपदीय प्रणाली जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, या ऐसे करके भी याद है कभी कभी क्वेश्चन कि पाठ योजना के कितने चरण हैं, तो आपको याद रखना है 5 चरण है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसने कहा जो योजना प्रत्यक्ष रूप से स्थिति के अनुकूल नहीं है उसे प्रयोग करना भारी भूल है, तो ये रायबर्न ने बोला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ का शीर्षक जो है वो कहां पर लिखा जाता है ना, तो देखो पाठ का शीर्षक है, ठीक है। पाठ का शीर्षक का मतलब क्या है, जैसे हमारा जब भी आपने देखा होगा बचपन में भी, है ना, कि या अभी भी देखा होगा आपने, इवन मैं भी पहले इंक्लूड करती थी, अभी मैं नहीं करती हूँ, है ना। जैसे आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है ना, कई सारी जगह पे मैं अभी भी करती हूँ इवन, तो यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट तो हो गया। अब इसका जो भी टॉपिक है ना उसको सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिखते हो ना, यहाँ पे ये आपने टॉपिक लिख लिया और यहाँ से फिर आप लिखना स्टार्ट करते हो इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पाठ का जो शीर्षक है यानी जो उसका टाइटल है या जो टॉपिक है उसका नाम लिखा जाता है। कहां पर लिखा जाता है नाम, प्रकरण के आगे, है ना। प्रकरण यानी जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, जो भी हम ये चीजें यहाँ पढ़ाने वाले हैं इसके आगे लिखते हैं हम जो भी हमारा पाठ का शीर्षक है। नेक्स्ट है जहां विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह क्या है, भाषा प्रयोगशाला है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैजिक लैंटर्न जो है वो कहते हैं, हम किसको कहते हैं, चित्र विस्तारक को बोलते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता जो है वो संभव है, भाषा प्रयोग से जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा हम भाषा में कुशल हो जाएंगे, चाहे वो बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो। नेक्स्ट है योजना एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि योजना जब हम प्लानिंग बना रहे हैं तो दिमाग से बनाएंगे, बुद्धि से बनाएंगे और कंटिन्यूअसली बनाते रहना चाहिए जो भी योजना है उसको। नेक्स्ट है योजना बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, देखो लचीली जहां आ जाए वो तो समझ लो, लचीली तो हर चीज के लिए बढ़िया रहती है चीज, है ना, आपने देखा ही होगा अभी तक, जहां लचीला आ जाए समझ लो एकदम करेक्ट चीज है ये तो, है ना। और साधनों को व्यवस्थित करे तो ये भी बढ़िया चीज है, सर्वव्यापक हो ये भी अच्छी चीज है, यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है योजना उपयोगी होती है, क्यों होती है योजना उपयोगी, क्योंकि उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा योजना की विशेषता जो है वो क्या है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वही है कि सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, विवेकपूर्ण और बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है योजना जो है उसका महत्व है, क्या महत्व है, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना में उस कथा का शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, वह किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षा की क्रियाओं के कारण प्राप्त किया जा सकता है, ये किसका कथन है, तो ये बोसिंग का है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के कारण प्राप्त की जाती हैं, किसने बोला है, ये बोसिंग में, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक मैम सोशल स्टडी देखो मैंने आपको बोला है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि उनका ज्यादा मैटर नहीं मिलेगा कॉमन वाले वीडियोस में, तो इसीलिए मैं उनका अलग से करवा रही हूँ। बाकी एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, सबका कॉमन वाली वीडियोस में से आपका 60 से 70% आ जाएगा पेपर, है ना, इसलिए मैं वो नहीं करा रही हूँ अलग अलग, तो आप वो भी पढ़ लेंगे, पास होने लगा आप आराम से कर आएंगे, ठीक है। चलिए 304 के आंसर की अभी आप पढ़ो अच्छे से कल के पेपर के लिए, है ना, मैंने इसीलिए डाली भी नहीं है, मैं आपके इसी की ही तैयारी कर रही थी आज अभी की क्लास की, है ना, तो कल आ जाएगी सुबह सुबह या आज रात को बना दूंगी, पर आप कल देख लेना उसको आराम से। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सब कुछ हो तो चुका है, बस यही ही है, 1 मिनट बस मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट है दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य पुस्तकों को चयन उसके क्रम में व्यवस्थित करना और विधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना शामिल है, ये किसने बोला है, बिनिंग ने। नेक्स्ट जो है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य ये चयन करना, और ये किसने बोला है, बिनिंग और बिनिंग ने, ये भी बिनिंग ही है ना, ये भी यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, बिनिंग है, ये सेम क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट है पाठ नियोजन जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो योकम और सिम्पसन ने, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पाठ नियोजन वाला, ठीक है, ये भी बेसिकली वो होता है
मतलब लेसन प्लानिंग होता है इसका पूरा, जो हम अगर इंग्लिश में बात करें तो, है ना, पाठ नियोजन या लेसन प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, है ना। पाठ योजना बोल लो, पाठ नियोजन बोल लो या लेसन प्लानिंग बोल लो, बात एक ही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो पाठ नियोजन होता है वो क्या होता है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं ना। कक्षा शिक्षक की पूर्व क्रियात्मक, यानी कक्षा में जाने से पहले जो टीचर करता है वो क्या करता है, सबसे पहले पाठ की योजना बनाता है ना। पाठ योजना पाठ नियोजन एक ही चीज है, ये भी समझ लेना, ठीक है। और जैसे मैं पाठ नियोजन में बता रही थी या पाठ योजना में आपको बता रही थी कि कक्षा में जाने से पहले हमें क्या क्या पढ़ाना है, उसकी पूरी की पूरी जो हम तैयारी करते हैं उसको भी पाठ नियोजन बोलते हैं या पाठ योजना बोलते हैं। जैसे शिक्षण पाठ की समुचित तैयारी, शिक्षण पाठ का समुचित नियोजन और समुचित तैयारी, या शिक्षण द्वारा एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना, ये सारी चीजें पाठ नियोजन के अंदर आती हैं। पाठ योजना जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयारी की गई योजना जो है वो कहलाती है पाठ योजना। तो पाठ योजना जो है वो कहलाती है पाठ से पूर्व की तैयारी, है ना, यानी आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले जो आप तैयारी करते हो पढ़ाने के बारे में, उसी को ही पाठ योजना बोलते हैं। पाठ योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था, जॉन हर्बर्ट ने किया था। जैसे मैं बता रही थी पाठ योजना के जो 5 स्टेप हैं वो भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दिए थे, है ना, तो आपको याद रखना है पाठ योजना मतलब हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, पाठ योजना की आवश्यकता जो है वो होती है, क्या होती है, उपरोक्त सभी के लिए पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पाठ योजना का महत्व क्या होता है, सारे के सारे डी ऑप्शन हमारे यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ योजना बनाने से लाभ क्या है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना बनाने से लाभ है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड है और मेरे को जल्दी जल्दी फिनिश कराना है। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ योजना की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाठ योजना का गुण जो है वो क्या है, उपरोक्त सभी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण पाठ योजना के केंद्र बिंदु के रूप में कौन कार्य करता है ना, तो देखो पाठ योजना हम बना क्यों रहे हैं, केंद्र बिंदु क्या होगा पाठ योजना का, पाठ योजना हम किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, छात्रों के लिए बना रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, पाठ योजना संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो कौन सी हैं खोज करना, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हम पाठ योजना बना रहे हैं ना, जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमें रिसर्च भी करनी है ना, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ योजना तैयार करने योग्य बातें जो हैं वो कौन सी हैं, तो सारी की सारी करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, पंचपदीय प्रणाली के निर्माता कौन है ना, जैसे मैं बता रही थी पाठ योजना जो है उसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पाठ योजना बनाना होता है, उन स्टेप्स को यूज करके। तो वो 5 पद जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दिए हैं, इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्हीं को ही बोलते हैं कि इन्होंने ही पाठ योजना दिया है ना। तो 5 पंचपदीय प्रणाली के निर्माता कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन जो है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हर्बर्ट उपागम जो है वो क्या है, तो वो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी प्राचीन प्रणाली है और पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के सोपान जो है वो कितने बताए हैं, तो कितने बताए, पंचपदीय प्रणाली, यानी कि 5 पद हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट है, हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के 5 जो चरण बताए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिए हैं कि ये वाले 5 पद हैं उनके। सबसे पहले प्रस्तावना या तैयारी आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर संगठन या साहचर्य, उसके बाद तुलना और सामान्यकरण, या और उसके बाद आता है मूल्यांकन या फिर अनुप्रयोग, ठीक। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना जो है उसके सोपान है, उसके क्या क्या सोपान है, ये सारी की सारी चीजें आपने ऊपर ऑलरेडी देख ली है ना। तैयारी यहाँ पे ये रहा, प्रस्तुतिकरण ये रहा, ठीक है, तुलना ये रहा, ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम के सोपान जो हैं वो कौन कौन से हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं, ऊपर देख लेना ये सारे के सारे दिए हुए हैं। हर्बर्ट की पंच पाठ योजना का जो चरण है वो क्या है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। पाठ योजना का चरण जो है वो कौन सा है, सारे के सारे हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वो 5 पढ़ लीजिएगा, आपको इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच, ठीक। नेक्स्ट है, पाठ योजना में क्या जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, सारी की सारी चीजें जरूरी हैं, यानी विषय कौन सा है, वर्ग कौन सा है, प्रकरण चक्र क्या है, यानी अभी क्या चल रहा है इस टाइम पे, टॉपिक बच्चों का, दिनांक क्या है आज, और कक्षा कौन सी है, सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दैनिक पाठ योजना किसके कार्यों पर अधिक बल देती है ना, तो शिक्षक के कार्यों पर, क्योंकि शिक्षक को ही तो बनानी है। नेक्स्ट है, पाठ योजना की समाप्ति पर उत्साहवर्धक अनुयुक्ति का प्रयोग करना चाहिए, किस किस का करना चाहिए, अध्यापक सारांश, अध्येता संक्षेपण और पाठ निष्पत्ति सबका करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पाठ्य योजना के द्वारा पाठ्य वस्तु का अच्छी तरह से हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों चीजें करेक्ट हो जाएंगी, संगठन भी और नियोजन भी। पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को बनाती है, कैसा बनाती है, नियमित भी सुसंगठित भी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य योजना अनिवार्य है कक्षा में क्या करने के लिए, सारे सारे ऑप्शन जो है वो हमारे
करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्य योजना शिक्षक के लिए कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, दोनों का, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण करने में शिक्षक कक्षा में दोनों चीजें, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य योजना बनाने में शिक्षिका को किसका पूरा अवसर मिलता है, किस चीज का अवसर मिलेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों का, है ना। सृजनात्मक क्षमता यानी कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप उसको उपयोग कर सकते हो। जैसे मैं बता रही थी कि जब भी आपको बनाना है तो अब जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है आप उसको कैसे कैसे अच्छे से बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हो ताकि उनको अच्छे समझ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए होगी ना, मॉडल कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं, वो कैसे बनाऊं, वो सारी की सारी चीजें, और अपनी कल्पना शक्ति जो है उसका उपयोग करने का भी भरपूर मौका मिलेगा, है ना। तो दोनों चीजें हमारी करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का निर्माण विषय वस्तु की पूर्ण ग्राह्यता के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है, तो सारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय ध्यान देने योग्य बातें जो है वो कौन सी है, सारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी पाठ्य योजना के लिए प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है वो क्या है, तो प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। देखो यहाँ से कोई भी प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है। पाठ्य योजना के लिए, प्रभावी पाठ्य योजना के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो शिक्षक है वो अपनी कितनी सृजनात्मकता का यूज कर रहा है ना, कितना क्रिएटिविटी के थ्रू और जो भी चीजें हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन जो पाठ्य योजना है उसको कितने अच्छे से, कितनी क्रिएटिविटी के थ्रू बना रहा है ना, वो चीज सही होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या आंग्ल भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है। पाठ्यचर्या जो है यानी करिकुलम, इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है करिकुलम का, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकाई योजना का प्रयोग किस वर्ष में हुआ था। देखो इकाई योजना और पाठ्य योजना में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। पाठ्य योजना का मतलब क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसकी योजना बनाना। इकाई योजना का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी यूनिट की योजना बनाना, है ना। तो इकाई योजना का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, 1929 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इकाई योजना का विकास किसने किया था, तो मॉरिसन ने किया था, है ना। पाठ्य योजना का किया था हर्बर्ट ने और इकाई योजना का किया था मॉरिसन ने, याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इकाई योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इकाई योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, शिक्षक, अच्छा किसके द्वारा किया जाता है ना। तो कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा दोनों का। पाठ्य योजना का भी शिक्षक करता है, इकाई योजना का भी शिक्षक ही करेगा। इकाई योजना के जो सोपान है वो कौन कौन से हैं, स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इकाई योजना का पद कौन कौन से हैं, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई योजना का पद जो है वो कौन सा है, सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा इकाई योजना का नवाचारी स्रोत है। नवाचारी का मतलब क्या होता है, जो नया स्रोत है एकदम, है ना। तो टेलीस्कोप या फिर ब्लैक बोर्ड या फेसबुक, ये सारे के सारे तो पुरानी चीजें हैं। नई चीज क्या है, इंटरनेट। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इकाई योजना तैयार की जाती है, कैसे तैयार की जाती है, दैनिक पाठ्य योजना द्वारा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इकाई का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिट, है ना। तो पहले आप यूनिट जो है इसकी पूरी की पूरी तैयारी करोगे। जैसे आपको अगर एक वीक में एक यूनिट फिनिश करनी है तो आप वो पूरा का पूरा डिवाइड करोगे। 7 टॉपिक है मान लो एक यूनिट के अंदर, तो ये 6 टॉपिक है ना। तो ये 6 टॉपिक आपने ये कर लिया मंडे को, ये कर लिया ट्यूसडे को, ये कर लिया वेडनेसडे को, ये कर लिया थर्सडे को, फ्राइडे सैटरडे, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कितने हो गए, हाँ 6 हो गए, है ना। तो ये बेसिकली आपने ना इस तरीके से डिवाइड कर लिए आपके जो 6 टॉपिक थे वो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इकाई योजना, है ना, या फिर यूनिट प्लानिंग। और अगर हम बात करें जो पाठ्य योजना होता है उसका मतलब क्या होता है कि मंडे को आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है इसके बारे में आप जो प्लानिंग करोगे ना, इस प्लानिंग को हम बोलेंगे पाठ्य योजना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो इकाई योजना तैयार की जाती है कैसे, साप्ताहिक पाठ्य योजना द्वारा, यानी कि एक सप्ताह में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ाने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनका उपयोग के द्वारा, ये वाला जो है ये किसने बोला है ना, तो ये एडगर डेल ने बोला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे पूरक युक्तियां हैं, पूरक युक्तियां वाली जो है वो किसने बोला है, तो ये मैकिन और रॉबर्ट ने बोला है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे संवेदी वस्तुएं हैं, है ना, ऐसे करके पढ़ना बस। तो संवेदी वस्तु वाला किसने बोला है, बर्टन ने। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापन के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय को सहायक सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है, इसे वास्तव में देश की शिक्षा क्रांति लाई जा सकती है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है कोठारी आयोग ने। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाँ एक बात और मैं बता दूं, आपका जो वो आया था, आपका जो पहले डेट शीट आई थी उसमें जो आपका पेपर था ना, उसमें बीच में गैप दिया हुआ था 1-1.5 घंटे का दोनों पेपर के बीच में, पर ये दोनों पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होता है ना। ये बात आप ध्यान रख लो, दोनों पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। आपको है ना, जैसे ही आपका पहला पेपर फिनिश हो जाएगा आपको तुरंत दूसरा पेपर दे दिया जाएगा, वहीं पे ही आप अपनी जो सीट है उससे उठकर तक नहीं जाएंगे, है ना। तो आपको बेसिकली ये करना है, जो अभी उन्होंने जो RMPSU वाले हैं उन्होंने नया नोटिफिकेशन दे दिया, मैं सोच रही थी
है ना। तो बेसिकली क्या करना है आपको, दोनों के दोनों पेपर एक साथ ही देने हैं, आप वहां से उठकर तक नहीं जाएंगे अपनी सीट से, है ना। और इवन ये होता है कि आपने अगर पहला पेपर जल्दी कर लिया तो आप दूसरा पेपर के लिए भी मांग सकते हो कि हमारा हो गया, हमारा दूसरा पेपर दे दो, तभी के तभी करना है ना। नेक्स्ट है, हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों से चित्रों को अधिक स्थान दें, यानी चित्र जो हैं उनको ज्यादा स्थान दें, ये बोला है कोमेनियस ने। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि उत्साह विद्यालय में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार हैं। किसने बोला है ये, ब्रिटिश और शूलर ने। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंस ये हिंदी की क्लास ही तो है भाई, ये क्या है? अच्छा हिंदी की क्लास नहीं, एक बोल रहा है हिंदी की क्लास नहीं चल रही और एक बोल रहे हैं कि हिंदी की क्लास ही चल रही है। अच्छा ओके रिया, तुम मेरी साइड से आंसर दे रही हो, ओके थैंक यू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्तियां हैं जिनके उपयोग के द्वारा व्यक्तियों तथा समूह के अध्यापन और प्रशिक्षण के विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है ना। ये किसने बोला है, तो ये एडगर डेल ने बोला है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ आपको पूरा पढ़ने की ना जरूरत भी नहीं है, जो मेन पॉइंट होते हैं ना उससे आप बस बना लो कि ये किसने बोला है, दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में ये किसने बोला है ना, आदान प्रदान में सहायता मिलती है, ये किसने बोला है ना, या यहाँ पे बहुइंद्रिय सामग्री किसने बोला है, ये कर लो बस, एडगर डेल ने बोला है ना। किस विद्वान ने दृश्य सामग्रियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री के रूप में स्वीकार किया है, तो एडगर डेल ने। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों में जानने में मददगार सिद्ध होती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती हैं। किसने बोला है, ये डेंट ने। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है ना, ये मैं अभी बता रही थी आपको, जो मैं टीएलएम के बारे में बता रही थी, है ना। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, क्योंकि पूछने के लिए आ जाता है ना कि टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका हिंदी में ये भी दिया हुआ हो सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर ऐसे भी होता है कभी कभी कि ये लोग इंग्लिश में ही दे देते हैं, दोनों साइड, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको याद रख लेना, टीएलएम का फुल फॉर्म। तो इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, टीएलएम क्या होता है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो भी टॉपिक, उसके लिए हम जो भी चीजें लेकर के जा रहे हैं, जैसे मॉडल बना के ले जा रहे हैं बच्चों के लिए, चार्ट बना के ले जा रहे हैं, कुछ वीडियो ले जा रहे हैं बच्चों के लिए, है ना, कुछ वो ले जा रहे हैं, ऑडियो कुछ रिकॉर्ड कर रखी है हमने उस टॉपिक के बारे में, वो ले जाके सुना रहे हैं। तो ये सारी की सारी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो कैसे होने चाहिए, ये देखो शुद्धता का होना आवश्यक है, एकदम बढ़िया होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है उसमें गलतियां हैं तो बच्चे गलतियां ही सीख जाएंगे, उसके साथ सार्थकता जो है उसका गुण भी होना चाहिए और मितव्ययी होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसकी विशेषताएं क्या है, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कारक शिक्षण सहायक साधनों को सीधे प्रभावित करता है, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी चीजें करेंगे भाई। देखो छात्रों की आयु कितनी है, छात्रों का स्तर क्या है, छात्रों की संख्या कितनी है, और विभिन्न प्रकार का अधिगम जो है वो क्या है, तो सारी चीजें प्रभावित करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्या होंगी, सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री के जो उद्देश्य है वो क्या है, सारे ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएंगे ना, आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य जो है वो कौन कौन से हैं, सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा प्रयोग के प्रमुख सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं, सारे हमारे यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है, दृश्य सहायक सामग्री में कौन से उपकरण जो है वो सम्मिलित हैं, सारे के सारे सम्मिलित है ना। जैसे मैं बता रही थी आपको, देखो अब यहाँ पे ना हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ रहे थे ना, टीएलएम, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री जो पढ़ रहे थे हम, ठीक है, टीएलएम, जो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को हम पढ़ाने के लिए जो भी चीजें लेके जाएंगे उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, है ना। अब ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन 3 कैटेगरी में से पहला जो है वो क्या हो जाएगा, दृश्य सामग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, श्रव्य सामग्री हो जाएगा, ठीक है, श्रव्य सामग्री हो जाएगा। और जो तीसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दृश्य श्रव्य दोनों, है ना, दृश्य और श्रव्य दोनों। ये आपने अगर कॉमन वाली वीडियो पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, पर मैं और बता देती हूँ अगर किसी ने नहीं देखी है तो, ठीक है। देखो दृश्य सामग्री का मतलब क्या होता है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख पाए, है ना, हम सिर्फ देख करके उसको तब हम पढ़ रहे हैं, तब हम सीख रहे हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, उसमें हम सिर्फ देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में से आवाज तो आ नहीं रही है ना, हम सिर्फ उसको देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड को। बुक है, हम सिर्फ उसको देख पा रहे हैं। मॉडल है, हम उसको सिर्फ देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी हो जाएंगी दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब क्या होता है, जिसको हम सुन करके सीखें,
जैसे टेप रिकॉर्डर है उसको हम सुन करके सीखेंगे, रेडियो है उसे हम सुन करके कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, वहां पे ना हमें दिखाई दे रहा है ना, बस हमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो टेप रिकॉर्डर या रेडियो जो है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रव्य सामग्री। अगर हम दृश्य श्रव्य दोनों की बात करते हैं, यानी जहां हमें दिखाई भी देगा और हमें सुनाई भी देगा, जैसे टीवी है, टीवी में से हमें दिखाई भी देगा, हमें सुनाई भी देगा, मोबाइल फोन है वहां से हमें दिखेगा भी और सुनाई भी देगा, दोनों चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दृश्य श्रव्य दोनों सामग्रियां हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख रहा है दृश्य सहायक सामग्री जो है वो कौन कौन सी है। दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ हमें दिखाई दे, ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आगे ऐसी जितनी भी चीज आएंगी आप खुद से करना उनको, है ना। तो यहाँ पे देखो श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड में हमें सिर्फ दिखेगा, मॉडल में सिर्फ दिखेगा, संग्रहालय में सिर्फ दिखेगा, चित्र में सिर्फ दिखेगा, ग्राफ में सिर्फ दिखेगा, स्लाइड में सिर्फ दिखेगा, प्रोजेक्टर में सिर्फ दिखेगा, स्लाइड प्रोजेक्टर में दिखेगा, बुलेटिन बोर्ड, मैप, चार्ट, जादू की लालटेन, जितनी भी चीजें हैं इन सब में हमें सिर्फ और सिर्फ दिखेगा। और ये दृश्य सहायक सामग्री के बारे में पूछ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो हो जाएंगे आपके करेक्ट। नेक्स्ट है दृश्य सहायक सामग्रियां जो है दृश्य श्रव्य। अब दृश्य श्रव्य का मतलब क्या है, जो हमें दिखाई भी दे और हमें सुनाई भी दे, है ना। तो चलचित्र हो गया या बुलेटिन बोर्ड हो गया, टेलीविजन हो गया, सारे सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है दृश्य सहायक सामग्री में कौन से उपकरण जो है वो शामिल है। श्रव्य की बात हो रही है, श्रव्य यानी जो हमें सिर्फ सुनाई दे, तो देखो ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या रेडियो, इनमें सिर्फ हमें सुनाई देता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दृश्य सहायक सामग्री में कौन से उपकरण जो है वो सम्मिलित है, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। अब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ दृश्य के बारे में, है ना, तो आपको पता ही होगा। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में कौन से उपकरण सम्मिलित किए जाते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे दृश्य श्रव्य मतलब हमें सुनाई भी देगा उनसे और दिखाई भी देगा। प्रक्षेपी दृश्य उपकरण जो है वो होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में गैर प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किन पहलुओं को शामिल करना चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। लेखा चित्रात्मक उपकरण जो है वो क्या है, लेखा चित्रात्मक मतलब जिसमें लिखा भी हुआ है और चित्र भी बना हुआ है ना, तो सारी की सारी चीजें हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपक्षीय उपकरण जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ये सभी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्रिपक्षीय जो मतलब जहाँ पे हमें बेसिकली 3D वाले जो होते हैं उनको हम त्रिपक्षीय बोलते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे 3D है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसके प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब वही जो मैं आपको TLM पढ़ा रही थी, है ना, जैसे मैंने 3 प्रकार बताए थे उसको, एक श्रव्य सामग्री, एक दृश्य सामग्री और एक श्रव्य दृश्य सामग्री, तीनों बताए थे अभी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास शिक्षण के दौरान प्रयुक्त की गई दृश्य सामग्री जो है वो नहीं है, कौन सी नहीं है। अभ्यास शिक्षण के दौरान यानी जब हम बेसिकली बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं तो दोनों का प्रयुक्त नहीं करते हैं, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे तब दोनों का यूज करेंगे, जब बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे तब हम इनका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी है, सारी की सारी, है ना, सारी की सारी जितनी भी है ना, कोई भी आ जाए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, कोई भी आ जाए, सामाजिक विज्ञान आ जाए, विज्ञान आ जाए, कॉमर्स आ जाए, आर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए लिख के, है ना, तो आप हर किसी में मतलब हर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम सारी की सारी सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सारी चीजों के लिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है, ये सभी करेक्ट हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट है श्रव्य साधन के रूप में सर्वाधिक विद्यमान था, क्या था, आकाशवाणी, ये पहले की बात बोल रहे हैं ना, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले क्या विद्यमान था, आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या होता है, जो बेसिकली पहले रेडियो पे वो सुनवाते थे, है ना, आकाशवाणी आता था, तो वो सबसे पहले वही ही था। नेक्स्ट है श्रव्यात्मक सामग्री में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो रेडियो जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, श्रव्यात्मक यानी जो हमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी है, अब आपको सब पता चल गया होगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रव्य उपकरण इनमें से कौन सा है, सारे के सारे हैं, श्रव्य मतलब जो हमें सिर्फ सुनाई दे। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है, तो स्लाइड जो है वो क्या होती है, दृश्य सामग्री होती है। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है, ग्रामोफोन जो है वो श्रव्य उपकरण है। कौन सी सामग्री श्रव्य सामग्री नहीं है, एटलस जो है वो श्रव्य नहीं है, क्योंकि एटलस जो है वो दृश्य है। एटलस जो है जिसमें हमारे मैप वैप आते हैं सारे के सारे, इंडिया का या फिर बाहर के कंट्रीज के भी आते हैं या फिर किसी भी स्टेट का भी आता है ना, एटलस में जो मैप बना हुआ आता है तो वो हम देखते हैं, सुनते थोड़ी हैं। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री जो है इनमें से कौन सी है, सारी की सारी हैं, जो दृश्य सामग्री है कौन सी है, सारी की सारी हैं। और दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है, ग्रामोफोन नहीं है, क्योंकि ग्रामोफोन जो है वो क्या है, वो एक श्रव्य सामग्री हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो करेक्ट हो जाएगा। श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए आवश्यक आधार है, ये कथन किससे संबंधित है, विटिज और शूलर से, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटना, वस्तुओं, कारण और प्रभाव के संबंध में विभिन्न अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं, ये कथन किसका है, क्रो और क्रो का, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो दिखाई भी दे तथा सुनाई भी दे, है ना, जो मैं बता रही थी, जो दिखता भी है और सुनता भी है उसको क्या बोलेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री बोलेंगे, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो कौन सी है, यानी जिसमें हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो सारी की सारी चीजें हमारी करेक्ट हो जाएंगी। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है इनमें से कौन सी नहीं है, स्लाइड नहीं है, क्योंकि स्लाइड सिर्फ और सिर्फ दृश्य सामग्री है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें दिखता है, सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सूचक क्रिया जो है वो कौन सी है, रेखांकित करना है ना। सूचक क्रिया का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं भी क्या कर रही हूँ आप लोगों को, मैं भी यहाँ पे टिक लगा रही हूँ ना, तो ये मैं टिक क्यों लगा रही हूँ, ताकि बेसिकली आपको सूचना मिले कि बी ऑप्शन करेक्ट है ना, आपको ये सूचना मिले, उसी को ही हम बोलते हैं सूचक क्रिया, यानी सूचना देने के लिए। ठीक है, तो सूचना देने के लिए कौन सी चीजें यहाँ पर रेखांकित करना, जैसे हम कोई टॉपिक के बारे में भी पढ़ा रहे होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके नीचे ऐसे करके कर देते हैं ना, रेखांकित कर देते हैं उसको, तो यही होता है सूचक क्रिया। नेक्स्ट है, यानी आपको सूचना देना कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, सभी का, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्यामपट्ट का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से, श्यामपट्ट वाला। ठीक है, और ये सूचक क्रिया वाला भी है ना, तो श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स विलियम ने, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगों का काला रंग विशेष स्थान नहीं रखता लेकिन ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी के जीवन को उज्जवल बनाता है, किसने बोला है ये, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था, किस पर निर्भर रहता था, चौक और टॉक पर। चौक टॉक का मतलब क्या हुआ, यानी कि पहले क्या होता था, टीचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड होता था उसके पास, बाकी तो कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होता था, टीचर क्या करता था, चौक से यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहा है और इस चीज के बारे में बता रहा है, अब बोलने को हम क्या बोल रहे हैं, टॉक। ठीक है, तो चौक और टॉक पर डिपेंड करता था टीचर। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, यह शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है, ये किसने बोला है, बेकर ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों द्वारा विश्लेषण के पश्चात पाठ्यपुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आधारशिला माना है, ये कथन किसका है, तो ये बोला है डगलस ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छी पाठ्य वस्तुओं की विशेषताएं कहलाती हैं, ए बी दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। पाठ्यपुस्तकों के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तकों के कौन से प्रकार प्रचलित हैं, तो यहाँ पे हमारा ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अभिक्रमित अनुदेशित पाठ्यपुस्तकों को कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं, तो कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं, 5, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशित पाठ्यपुस्तकों के कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, तो अभी जो हमने ऊपर 5 पढ़े थे ना, वो 5 के 5 यही ही हैं, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुरक्षित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है, गुरुत्व केंद्र जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं बहुत डिटेल में सब पढ़ा सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम अब उतने अच्छे से पढ़ा नहीं सकते है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असुरक्षित साधारण उपकरण की बात हो रही है ना, साधारण उपकरण मतलब कि जिसको हम आसानी से क्लास में ले जा सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, चार्ट को हम आराम से ले जा सकते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं है, रेखा चित्र हम आराम से ले जाते हैं बच्चों के लिए बना करके, है ना। लेकिन अगर हमें बच्चों को गुरुत्व केंद्र के बारे में बताना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम उपकरण कहाँ से लाएंगे, है ना, वो तो किसी स्कूल में नहीं होता भाई, है ना। तो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो साधारण उपकरण नहीं है, ठीक है, वो जो बहुत हाई लेवल के स्कूल होते हैं उनमें भले प्रेजेंट होता होगा, है ना, पर भाई जिनमें हम पढ़े हैं या अभी हम पढ़ाते हैं उन स्कूल्स में से बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट हो सकता, है ना। नेक्स्ट है, पारदर्शित तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्लाइड बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड को किस में प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड को किस में लगाते हैं, प्रोजेक्टर में, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चित्रों को बड़ा करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, प्रोजेक्टर, है ना, क्योंकि चित्र जो छोटे छोटे हैं उनको बड़ा करेंगे तो प्रोजेक्टर लगा देते हैं, आपने प्रोजेक्टर देखा ही होगा, सेमिनार्स वगैरह सब में प्रोजेक्टर ही लगा होता है ना। नेक्स्ट है, स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किस चीज में दिखाया जाता है, तो जादू की लालटेन में, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते, है ना, ये उपयोग नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है, इस समस्या का निवारण के लिए किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है, सारी की सारी चीजें यहाँ आ रही है ऑलरेडी, उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो बस वो एक डंडी ले लेगा और यहाँ पे डंडा लेकर के उन पॉइंट्स पे रखकर बताता रहेगा आराम से, तो उसकी पीठ नहीं होगी बच्चों की तरफ, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्ट की संरचना का भाग नहीं है, तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो नहीं है, वरना जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना, देखो उसमें सारी की सारी चीजें होती हैं, जो प्रोजेक्शन लैंप होती है ना, ये जरूरी होती है चित्र को दिखाने के लिए,
कैबिनेट में तो खैर पूरा का पूरा चित्र आता ही है। और जो पंखा होता है ये किस लिए होता है, ताकि जो पूरा का पूरा बेसिकली उसकी ऊष्मा है ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है ना, तो टेम्परेचर जो है वो सारी के सारी उनमें अच्छे से फैले, है ना, एक जगह पर नहीं हो जाए, क्योंकि वरना तो फट सकता है, तो इसीलिए एक पंखा भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर, कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है ना। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लैंप जो है वो जलेगी, लैंप चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही 35 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देता है वैसे पंखा, लेकिन सपोज करो कि अगर ज्यादा हो भी गया है ना, इसके अंदर पंखा लगा होता है ताकि वो उस ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंके, है ना। अगर वो फिर भी अगर 35 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो उसको कौन बंद कर देगा, थर्मोस्टेट जो है वो बंद कर देता है ना। और जो बल्ब है यानी प्रोजेक्शन लैंप का जो बल्ब है उसको ये बंद कर देता है थर्मोस्टेट। ठीक, नेक्स्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता रही थी कि जो भी हैलोजन लैंप है, हैलोजन लैंप कौन सी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोजेक्शन लैंप, है ना, यही हैलोजन लैंप है। इस हैलोजन लैंप में बल्ब लगा हुआ होता है ना, जिसकी वजह से लाइट जारी होती है, मतलब उसी से ही ऊष्मा या फिर ऊर्जा जो है वो आएगी। और ऊर्जा जो है वो ज्यादा ना हो, यानी ऊष्मा जो है, जो गर्म तापमान है वो ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या होता है, पंखा लगा हुआ होता है जो ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंकता है ना। तो जो ऊर्जा है उसको बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पंखे का प्रयोग किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है, कहां पर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधा प्रक्षेपण का प्रयोग होता है माइक्रो प्रोजेक्टर में, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।